नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत ब्लॉग का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। 4:50 होने वाले हैं, वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि मोदी शाह के सामने राहुल और अखिलेश का जोर क्या जाति और छात्र पर है। अखिलेश यादव पीडीए पर जोर लगा रहे हैं, राहुल गांधी छात्रों पर जोर लगा रहे हैं और इसके सहारे बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जनता की नजर मोदी शाह की कुर्सी पर है। अखिलेश यादव का चवन्नी वाला बयान वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि कास्ट फैक्टर और युवा क्या इन सबके सहारे राहुल और अखिलेश सियासी हवा बदल देंगे। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। दो 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है, लेकिन अभी से सियासी बिगुल बच चुका है। एक तरफ पीएम मोदी का विजन जो देश के युवाओं को साथ कर विकसित भारत का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी के तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है, जो दावा तो गठबंधन का करते हैं लेकिन एक लीग पर नजर नहीं आ रहे। जहां राहुल गांधी फायर ब्रांड बनने की कोशिश में जेनजी के मुद्दों पर मुखर दिख रहे हैं, लगातार छात्रों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं साथी अखिलेश जिस पीडीए फ्रंट के बल पर यूपी फतह का दावा कर रहे हैं, अभी तक उसकी परिभाषा में ही अटके दिख रहे हैं। अखिलेश के इस कंफ्यूजन पर यूपी के सीएम योगी ने भी तंज कसा। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। पलटवार में अखिलेश यादव ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार पर हमले बोले, सवाल उठाए और फिर से पीडीए की एक अलग ही परिभाषा बता दी। पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब यह भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। तो क्या कुर्सी की बेबसी में अखिलेश फैसला ही नहीं कर पा रहे कि जो पीडीए पिछड़ों के नाम पर शुरू हुआ था, आखिर उसमें किसको रखें और किसको नहीं। सवाल की क्या जीत की लालसा पाले बैठे अखिलेश कंफ्यूज हो चुके हैं और बार बार परिभाषा बदल रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जेएनजी के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते दिख रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस सिर्फ टारगेट के साथ काम कर रही, या मोदी विरोध के नाम पर कुछ भी नैरेटिव सेट किया जा रहा? इन्होंने वंदे मातरम का एक शिगुफा छोड़ा ताकि हेडलाइन मैनेज हो जाए, ताकि हम सबका ध्यान वहां चला जाए। माफ कीजिएगा, इस देश का ध्यान अब कहीं नहीं जाने वाला। इस देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है। इस देश का ध्यान और देश की नजर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है। इनको बोलिए अपनी कुर्सी बचाने की अब कोशिश खत्म कर दें। कुर्सी जाने वाली है, जनता आने वाली। क्या वाकई में कांग्रेस फोकस्ड है, या वो भी कंफ्यूज है सपा की तरह? राहुल जेएनजी के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी पार्टी सीधे पीएम को ही कुर्सी से हटने का फरमान सुना रहे, या सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के सहारे मोदी योगी को हटाने की तैयारी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, रिपोर्ट आपने देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शुभराज था जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। फराज किदवई, आपसे शुरुआत। और सवाल ये कि पीडीए पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? पिछड़े से शुरू हुए थे, कहां कहां पहुंच गए? राकेश भाई, आप तो मेरे बड़े बहुत अच्छे मित्र हैं। आपसे एक बहुत जरूरी काम है। मेरा करवा देंगे क्या? बोलिए। अरे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कुछ। आप तो काम तो करवा ही लेंगे सर। कभी आप मेरा, कभी मैं आपका। अभी तो सवाल का जवाब दे लीजिए जी। मुझे बैंक से लोन चाहिए, घर में चीनी नहीं है। अच्छा। चीनी लेने के लिए, शक्कर लेने के लिए पैसे खत्म हो गए और इतने पैसे है नहीं कि चीनी ले पाए, तो बैंक से लोन दिलवा दीजिएगा। मैंने एक दो बैंक्स में अप्लाई किया, वो बोल रहे हैं कार देने के लिए तो दे देंगे, चीनी के लिए नहीं देंगे। चीनी के लिए 2-3 महीने का इंतजार करिए, जब 500 रुपए किलो हो जाएगी तो ले लीजिएगा। तो जरा फोन करवा दीजिएगा अपने यहाँ सीनियर लोगों से। आप लोगों की तो सुना है बहुत चलती है। दूसरी बात रही कि अभी आपने दिखाई थी अपनी स्टोरी, उसमें कंफ्यूजन की बात की।
कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है, आदरणीय अखिलेश यादव जी कंफ्यूज हैं, राहुल गांधी जी कंफ्यूज हैं, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। आप सही बोल रहे हैं। इस देश में अगर कोई कंफ्यूज नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राकेश भाई बिल्कुल इस बात का कंफ्यूजन नहीं है कि इस देश के छात्र और नौजवान जब अपने हक की लड़ाई करेंगे तो उनके ऊपर पैलेट गन चलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है कि इस देश में अगर गटर और गंदगी साफ करवाएगी तो इस देश के दलितों से साफ करवाएगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग गंदगी साफ कर रहे हैं, जो लोग लैट्रीन साफ कर रहे हैं, उसमें 92% लोग SC ST और OBC से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी राकेश भाई बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है कि इस देश में लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर देगी, और भारतीय जनता पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 31% लगभग सरकारी स्कूल जो हैं वहां पर मास्टरों की कमी है या टीचर है नहीं। और रही बात अभी आपने अपने, क्योंकि आपका राष्ट्रवाद नाम है शो का, और आपने बताया भी, प्रधानमंत्री जी की बात की कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह वर्सेस आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, तो मैं आपकी यह भी बात मानता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री जी एक तरफ और बाकी सारे नेता एक तरफ, क्योंकि रुपए के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की साख भी गिरती जा रही है। एक बात बताइए फराज भाई करीब 2 मिनट आपने बोला, आज आपको क्या हो गया एक्सप्रेस में? फराज भाई आज आपको क्या हो गया? आप तो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं और बहुत तर्कसंगत बातें करते हैं, मेरे बहुत कुछ पसंदीदा प्रवक्ताओं में से आप हैं, लेकिन आज आप डिरेल हैं, और पूछिए कैसे। और वो इस तरह आप डिरेल हैं फराज के भाई, लोन फोन से नहीं मिलता है, जाकर पेपर भरिए जिस चीज के लिए लोन चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपसे सवाल क्या पूछा था, आप तो पीडीए नहीं, चीनी के लिए लोन मिलता नहीं है अलबत्ता, और इतनी नहीं है कि आपको, खैर आपकी वो सियासी तंज अपनी जगह है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप तो सवाल की बजाय पूरी दुनिया घूम लिए, पीडीए पर नहीं बोल पाए, आप भी कंफ्यूज हैं फिर। नहीं, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है राकेश जी, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ना जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था सुनिए कि हम सिस्टम, सुनिए अब हमें कंप्लीट करने दी, हम पीडीए पे ही बोल रहे हैं, हम पीडीए पे ही बोल रहे हैं सर, हम पीडीए पे ही बोल रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि हम सिस्टम के दरवाजे तब तक खड़खड़ाते रहेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को उनका हक न मिल जाए, और उस खड़खड़ाने के लिए 10 बार पीडीए की परिभाषा बदलते रहेंगे। का मतलब जो पिछड़े से शुरू हुआ था वो कभी पंडित हो गया, 11 बार बदल देंगे। हाँ बदलिए, मतलब कोई लाइन नहीं आपकी। राकेश भाई आपके चैनल पे भी मैं बोल चुका हूं और पहले अलग भी बोल चुका हूं, वो ब्राह्मण भाई हमारे जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं, वो हमारे पीडीए का हिस्सा है। नहीं फराज के भाई, आपने शुरू किया था पी मतलब पिछड़ा, आपने शुरू किया था पी मतलब पिछड़ा, वो पंडित तक पहुंचा, वो आप प्रेम तक पहुंचा है, सीएम योगी उसे पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं लोग। हाँ देखिए वो है ना कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पाकिस्तान के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को वो ब्राह्मण, वो पंडित जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, उनकी लड़ाई भी लड़ने को कहते हैं। तो हम जैसे जैसे पीडीए हमारा इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, इस देश में जो पीड़ित है राकेश भाई, जो दुखी है, जो अपमानित है, वो हमारे पीडीए में आता है। अगर आरपी सिंह जी भी गॉड फॉरबिड किसी तरह से अगर कभी भी भारतीय जनता पार्टी में पीड़ित हो जाएंगे तो वो भी हमारी लड़ाई में आ पूछता हूं आरपी सिंह, उनका भी हम स्वागत मैं पूछता हूं फराज किद भाई, इनको पाकिस्तान समझ में आ रहा है, आप तंज कस रहे हैं, आपको 54 और रुपया आजकल समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। आरपी सिंह रिप्लाई करिए। कदवाई साहब, मुझे पता नहीं आपकी उम्र कितनी होगी,
मुझे लगभग 50 साल हो गए राजनीति में काम करते हुए, और 50 साल में मैंने अपनी विचारधारा ना बदली ना बदलने की कभी सोच की। आपकी तरह नहीं है, एमवाई से शुरू हुए थे, फिर पीडीए पे आ गए, पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, फिर पिछड़ा की जगह कुछ और हो गया। ये आइडियोलॉजी जो बदलते रहते हैं, जो अपने गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं, वो आपकी पार्टी है, वो आपको अधिकार है अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आप अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहें। परंतु लोग समझते हैं कि जो आपके सहयोगी नेता वोट चोरी की बात करते हैं, वोट चोरी नहीं होता, वो दिमाग चोरी हो जाता है। जब दिमागी दिवालियापन होता तब इस प्रकार की बातें आती हैं। और जहाँ तक पंडितों की बात करने की बात है, जहाँ ब्राह्मणों की बात करने की बात है, जहाँ हिंदुओं की बात करने की बात है, तो वो नारा जहाँ पे मुलायम सिंह जी मंच पे थे, साथ आए मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम, वो लोगों को याद है, भूले नहीं होंगे लोग। तो आप ठीक है, अब अपनी जगह अपने पैरामीटर्स, अपने पैमाने, अपने श्लोक अलोक बदलते सकते हैं, आप उसको पंडित कर सकते हैं, आप कभी उसको पिछड़ा कर सकते हैं, कभी अगड़ा कर सकते हैं, कभी आरक्षित अल्पसंख्यक कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन आरपी सिंह, आपने उससे पी का पाकिस्तान क्यों कर दिया? लोगों को न्याय व्यवस्था, पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में? नहीं, क्योंकि मैं मूल बात पे फिर आपके जवाब बात कर रहा हूँ। जो मूल बात है कि लोग आज वहाँ पर यूपी में खुश हैं, वहाँ का जो नौजवान खुश है, जिस प्रकार से वहाँ पर रोज़गार के प्रयोजन खुल रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर नए नए फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों को काम के साधन नए जुटाए जा रहे हैं, और जिस प्रकार से वहाँ पर आज महिलाएं सुरक्षित हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, उससे लोग खुश हैं। नहीं तो लोगों को वो काला काल याद है, जिस प्रकार से वहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित थी, जिस प्रकार से बेटियों के साथ दुष्कर्म होते थे, जिस प्रकार से सरकारी तंत्र के लोग जिस प्रकार से बेटियों के साथ दुष्कर्म करते थे, सब लोगों को याद है। तो इसलिए एक बताता हूँ, तो इसलिए लोग अपने आप चुनेंगे और ठीक समय में ठीक लोगों को चुनेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मुझे तो बहुत पुरानी बात याद आती है पाकिस्तान को लेकर सपा की। जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि बेचारा गरीब देश है पाकिस्तान, इसको भी 20,000 करोड़ रुपए देना चाहिए ताकि ये भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। वो मैं आपको बयान भेज देता हूँ मुलायम सिंह जी का। तो पाकिस्तान, बोलिए फराज किद भाई, आप पूछ रहे थे ना पाकिस्तान कहाँ से आया, ये आरपी सिंह तर्क दे रहे हैं। मैं तो आपको मैं भेज देता हूँ। राकेश भाई, दो चीजें हैं, देखिए दो चीजें हैं, सुनिए। देखिए राकेश भाई, दो चीजें हैं। अब क्योंकि आरपी सिंह साहब को 50 साल का राजनीति का तजुर्बा है, तो सर्टेनली ये मेरे बड़े भाई हैं और इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, और ये आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। सिंह साहब, हम लोग उस आइडियोलॉजी के साथ कभी नहीं जा सकते जिन लोगों ने हमारे सिख भाइयों के साथ जो दंगे हुए थे उनको लेख लिख करके जस्टिफाई किया हो। मैं बात कर रहा हूं मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग की, जो कि हिंदी मैगजीन प्रतिपक्ष में छपा था। उसमें क्या लिखा था नानाजी देशमुख ने, ये आपके दर्शकों के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि वो लोग जाकर के पढ़ लेंगे। जहां तक रही बात पाकिस्तान की, हां, तो पाकिस्तान जो लोग गए थे और जो जिन्ना की मजार पर, और उसके बाद में वहां जो रजिस्टर होता है उसमें क्या क्या लिख करके आए थे, ये तो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और उन नेता का नाम लाल कृष्ण आडवाणी था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिन लोगों ने सिंह साहब ना कभी संविधान को दिल से लगाया, ना कभी तिरंगे को अपनाया, बल्कि तिरंगे को अशुभ कहा, वो आइडियोलॉजी सिंह साहब आपको मुबारक। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा, मैं अभी कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सिंह साहब ने उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी बातें की। मैं तो बोलता हूं कि सिंह साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, भारत सरकार की ये किताब पढ़िएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, और इस किताब के जाइएगा पेज नंबर 187 पर, जिसपे लिखा हुआ है कि शिशु मृत्यु दर में जो 24 स्टेट्स का सर्वे किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश 24वें नंबर पर है। कहिए तो मैं खोल करके एक एक पेज आपको बता दूंगा, इसीलिए मैं नहीं ठीक है, मैं एक चीज देख रहा हूं, शुभरास्ता को मिलाता हूं, शुभरास्ता को लाइव स्क्रीन पर 36वें नंबर पर है। कुल मिलाजुलाकर शुभरास्ता, पीडीए की बदलती परिभाषा पर नहीं बोलना है। पूरी दुनिया फराज किद भाई घूम लेंगे, पाकिस्तान जिन्ना का भी नाम ले आएंगे, लेकिन फिर अभी मैं नेहरू जी का लेटर जिन्ना को पूछ दूं जिस पर लिखा गया था कि साहब हम वंदे मातरम का 2 ही स्टैंजा गाएंगे, वो भी नेहरू आर्काइव में है।
उस पर फिर दूसरी दिशा बदलने लग जाएगी, लेकिन पीडीए पर नहीं बोलना है। चुप रहा। मैं इसमें फराज किदवई जी से इसलिए उम्मीद अधिक नहीं रख सकती हूँ कि ये भी वही लाइन लेंगे जो इनके राष्ट्रीय नेता हैं वो लेंगे। समस्या आज यही है, ऑपोजिशन की, विपक्ष की समस्या ही यही है कि उनको क्या लाइन लेनी है ये क्लियर है ही नहीं। एक वोट बैंक कल्टीवेट किया गया, हिस्टोरिकली कल्टीवेट किया, जो मुलायम सिंह यादव जी ने किया, वहां बिहार में लालू प्रसाद जी ने किया, एक ओबीसी पॉलिटिक्स की लाइन इन्होंने खींची। उसके बरस एक लाइन मायावती जी ने खींची जो कि दलित पॉलिटिक्स की लाइन थी। आज अखिलेश यादव जी को ये पता ही नहीं है कि उनको दलितों को साथ लेकर चलना है, ओबीसी वर्ग पर फोकस करना है, या जनरल कैटेगरी में जो डिसग्रंटल्ड लोग हैं उनको साथ लेकर के चलना है। तो कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम समावेशी हैं, हम सर्वस्पर्शी हैं, आपको समस्या है तो आप मुझसे जुड़ जाइए। पहले आप अपने घर की, अपने पार्टी की समस्या सॉल्व कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपकी आइडियोलॉजिकल लाइन क्या है। आपकी आइडियोलॉजिकल लाइन के हिसाब से लोग अपनी अपनी राजनीति तो तय कर ही लेंगे। और ये बहुत बड़े मुगालते में रहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बहुत बड़े मुगालते में रहती है कि वो फलाना ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर ले जाएगी। हर व्यक्ति अपना अपना प्रतिनिधित्व करने को सक्षम है, हर ग्रुप अपना अपना प्रतिनिधित्व करने को सक्षम है। उसके लिए उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी की मोहताज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी का समर्थन कर देती है, किसी ग्रुप का या किसी विचार का या किसी एक पर्टिकुलर इशू का, वो अपने फायदे के लिए करती है। वो इसलिए नहीं करती कि वो फलाने को का प्रतिनिधित्व करने की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रही होती है। तो ये सब जो मुगालते हैं, इससे विपक्ष को निकलने की बहुत बहुत आराम से जरूरत है, ताकि वो फोकस कर सके अपने बूथ पे, अपने इलाके में, और वहां के इलाके के जो मुद्दे हैं उन पर, और फिर डिसाइड करें कि आपकी लाइन ठीक है। फराज भाई आप बोलिएगा, जब प्रियंका गुप्ता जी को भी लाता हूं। प्रियंका गुप्ता जी, सेलेक्टिव आप लोग भी हैं, जैसे ये पीडीए पर नहीं बोल रहे हैं, आप रांची की बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड में फिर से लाठीचार्ज हो गया, चले गए पुणे, अरे रांची भी चले जाते। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि रांची के जो छात्र थे उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद दिया, और उसके साथ में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने पूरी तरीके से जो जेपीएससी की परीक्षा थी उसको रद्द किया। उसका वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगी। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, और जब चीनी की बात चल रही थी, मुझे 2 लाइनें याद आ गई, मैंने तुरंत कहा आपको सुना देती हूँ, क्योंकि चीनी एक बड़ा मुद्दा हो रही है इस समय। जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, हर जगह चीनी के जो रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर 2 लाइनें। खा गई शक्कर पी गई तेल, भाजपा हो गई पूरी फेल। E2 से हो गई, E20 से हो गई गाड़ी फेल, SIR से करती खेल, महंगाई से कसी नकेल, भारतीय जनता पार्टी हो गई पूरी फेल। अब आते हैं पेपर लीक के मुद्दे पर। अरे भाई, पेपर लीक के मुद्दे में उत्तर प्रदेश में कहाँ मुंह छुपाएंगे, जब बेदी राम को साथ लेकर जो है मंचों पर खड़े हो पाए जाएंगे। तो आपसे ये पूछना पड़ेगा कि वो बेदी राम जो पेपर लीक में इन्वॉल्व है, उसको आप मंच पे खड़े होकर कैसे उसका जो है सम्मान कर रहे हैं। आपके जो 20 से 21 पेपर लीक हो गए, उस पर कब बोलिएगा साहब? आप कब बोलिएगा कि ओबीसी की जनगणना जो आप जातिगत करा रहे हो उसमें ओबीसी का कॉलम ही नहीं रखिएगा? आप खुद को प्रधानमंत्री जी ओबीसी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, पर ओबीसी का कॉलम खा गए। दूसरी चीज, महिला आरक्षण। अरे भाई, सबसे बड़ा मुद्दा, आप कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण देना है, पर महिला आरक्षण बिल पास पड़ा है, पर देंगे नहीं भाई साहब, वो अपनी पॉकेट में रखेंगे, क्योंकि दे देंगे तो फिर महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं होती, आरएसएस के एजेंडे में नहीं होती। तो आप ये बताइए कि छात्रों की गूंज जो आज आपकी पार्टी का जो एजेंडा है उस पर आप बोल नहीं पा रही हैं। सुनिए, उसी पे कोर्ट ने रद्द कर दिया, रोक लगा दी, स्टे लगा दिया हेमंत सरकार के फैसले पर। छात्र आक्रोशित है, सरकार ने पैरवी ठीक से नहीं की मैडम, और वहां पर छात्रों पर फिर से लाठीचार्ज हो गया। आप ही लोग कहते हैं जब कोर्ट में मामला होता है तो फिर उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अब आप ही हमसे कह रहे हैं राजनीति करिए उसमें। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो छात्रों की राय है, जो छात्र कह रहे हैं, और उसमें भी जो मांग मानी थी, सीबीआई वाली मांग मानी नहीं थी, और खेल ही यही है कि मांग इसलिए सीबीआई की नहीं मान रहे क्योंकि उसमें गुंजाइश नहीं है बचने की। अरे ये वही सीबीआई है जिसकी जांच से अभी तक नीट का जो एग्जाम 2024 में लीक हुआ था उसमें एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, तो ये क्या जांच करेंगे? आप बताइए ना। वो संजीव मुखिया, उसको भी छोड़ दिया इन लोगों ने। इसीलिए रांची नहीं जा रहे राहुल गांधी, आज पुणे चले गए। तो मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि भाई, छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा वो जो मैदान था उसमें पूरा पानी भरवाया गया,
खोल खोल के नाले पानी भरवाया गया, पर वो छात्रों को रोक नहीं पाया। पूरा जो मैदान है छोटा पड़ गया था। और वही मुख्यमंत्री जी बनारस में एक रैली कर रहे थे। भाई साहब आपके पास फोटो हो तो चला दीजिए, पूरी कुर्सियां खाली थी। आज उनको जो बात करते थे कानून, लॉ एंड ऑर्डर पर, आज पता है क्या कह रहे हैं? 52 बुलेट प्रूफ जैकेट बांट रहे हैं। और बाकी जनता का क्या? आप खुद तो जैकेट पहन लीजिएगा, 2-4 अपने जानने वालों को जैकेट दे दीजिएगा, बाकी ये 25 करोड़ की जनता का क्या करिएगा साहब? और आप बताइए कि स्कूलों में नहीं जा सकते, आप स्कूलों में जाके वहाँ वीडियो नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बार बार रांची की बात से शुभ रास्ता क्यों मुकर जा रही है प्रियंका गुप्ता जी। पुणे आज चले गए राहुल गांधी, अब से थोड़ी देर बाद बोलेंगे भी, लेकिन रांची में जहां छात्र बैठे रहे, जहां कोई स्टेडियम में पानी नहीं भरवा पाएगा, उस रांची में नहीं जा पा रहे हैं। वहां छात्रों पर लाठियां बरसी, उनकी चोट नहीं दिखा पा रहे हैं। कल 8 घंटे धरने पर बैठ गए दिल्ली में। राकेश जी आप समझिए, गर्मी है, बहुत गर्मी है, उमस है। आप रांची जाएंगे, वहां पर इस समय मानसून का मौसम है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे प्रदेशों में राहुल गांधी कैसे जा सकते हैं? तो लटियंस में प्रोटेस्ट करने दीजिए उनको, ताकि 4-5 घंटे के बाद जब उमस से शरीर में पसीना आए तो तुरंत एसी कमरे में जाकर के वो नहा धो करके वापस निकल सके। प्रियंका जी इतनी त्वरा आ गई अचानक आप जवाब ही दे देते उस समय। प्रियंका गुप्ता जी देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस के हरेक गांधी परिवार के अलावा मैं कांग्रेस की हरेक नेता और नेत्री का सम्मान करती हूँ, आपका भी करती हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन आपको भी बुरा तो लगा ही होगा कि राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए वहां। इस देश की महिलाएं राहुल जी नहीं जा सकते, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच सकती, समझ में आते, चीनी के भाव समझ में नहीं आते। प्रियंका जी लगातार आप बोलेंगी तो ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा नहीं है कि आपके एब्सेंट तर्क यहाँ पे प्रेजेंट मैम बोलेंगे, आपने कुछ कहा ही नहीं है इस विषय में। चीनी पे बोलेंगी तो चीनी निकल जाएगी। भाई मुझसे पूछा जा रहा है सवाल कुछ, आप चीनी पर बिल्कुल ले जाइए। इस समस्या पे राहुल गांधी को कहिए ना संसद। मैं बहुत इज्जत करूं राहुल गांधी की, अगर राहुल गांधी सिर्फ चीनी के मुद्दे पर संसद का घेराव करने उतरे, तो राहुल गांधी चीनी पर नहीं बोलेंगे। चीनी पर लड़ने के लिए आप जैसे प्रवक्ताओं को, आप जैसे नेताओं को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स बहुत साफ सुथरी इंटरनेशनल होनी चाहिए ना, यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के वो बात कर सकते हैं जी। जिस दिन आपके सामने से ये पर्दा हटेगा, भाई मैडम मैं तो इसके किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, आप अपनी खुन्नस मुझ पे निकाल सकती हैं, आप अपनी खुन्नस प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका जी आप अपनी खुन्नस मुझ पे निकाल सकती हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। बिल्कुल निकाल सकती हैं आप निकालिए, पर मैं जिनकी प्रवक्ता आप समझ रही हैं मुझे, मैं वो नहीं हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आम जनमानस से जुड़े मुद्दों की लड़ाई लड़ने के समय राहुल गांधी रण छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? ऐसी परिस्थिति में प्रियंका गुप्ता जी को ही क्यों उतरना पड़ता है? चलिए, राहुल गांधी जी ने चीनी पर क्यों नहीं कहा? इतना देखिए, इतना नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि पीडीए सपा के हिस्से का मुद्दा फराज किदवई उससे बच रहे हैं, छात्र कांग्रेस के हिस्से का मुद्दा आजकल बनाए पड़े हैं, वो रांची से बच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बातचीत है, और ये सिलेक्टिव होना मैडम आप लोगों का दिखाता है कि ये सिर्फ सहूलियत की सियासत है, ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है, ये सिर्फ सियासी हवा बनाने की कोशिश है। फराज भाई मैं फिर कोशिश करता हूं, पीडीए की बदलती परिभाषा पर 30 सेकंड आप बोलेंगे या फिर चवन्नी रुपए पर आएंगे? मैं बिल्कुल, राकेश भाई मैंने पहले भी बोला और मैं अभी भी बोल रहा हूं, लेकिन मुझे 3 लोगों के जवाब देने। एक आपको, मैं पीडीए की बदलती हुई परिभाषा पर मैं दोबारा बोलता हूं। पीडीए हमारी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले ही बोल चुके हैं कि जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पूरा इसमें समावेशी हमारा ये नारा है, हमारी ये आइडियोलॉजी है। इसके लिए सुब्राष्ट्रा जी के हमको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं फराज भाई, पीडीए कॉन्सेप्ट जब आया था तो पी मतलब सिर्फ पिछड़ों की बातचीत हुई थी, फिर ये लगा कि मामला ये तो गड़बड़ हो रहा है, वोट बैंक सिस्टम बिगड़ रहा है, इसलिए उसका दायरा बढ़ाने की बातचीत हुई। नहीं राकेश दी मतलब पहले सिर्फ दलित थे। देखिए प्रॉब्लम यह है कि आप आ रहा हूं शुभ रास्ता। अरे सर बोलने तो दीजिए सर, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए सर। देखिए जब हमने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बोला था, तब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आई थी। अच्छा। लेकिन इस नई सरकार ने
जब ब्राह्मणों के ऊपर भी अत्याचार करना उत्तर प्रदेश में शुरू किए तो हमने कहा कि नहीं, वो ब्राह्मण, वो पंडित जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी में वो भी आते हैं। तो दूसरी बात, अभी राहुल गांधी जी की बार बार झारखंड जाने की बात हो रही है। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी मणिपुर की तरफ काहे कभी नहीं देखे, जहां हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, कारगिल के शहीद की पत्नी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, पूरा मणिपुर जलता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम की हिम्मत नहीं हुई राकेश जी कि कभी प्रधानमंत्री जी से पूछ लेते कि मणिपुर क्यों नहीं गए। आपने क्यों चर्चा छेड़ी राहुल गांधी की? क्योंकि आप यहां पर कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए हैं प्रियंका गुप्ता। आपको लगा अरे हाय रे पूछ लिया जाएगा मुझसे कि अखिलेश यादव रांची क्यों नहीं गए। मैं नहीं पूछूंगा। आपने क्यों ये सोच लिया फराज भाई? और मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अखिलेश यादव तो गए थे बंगाल, नहीं, वहां पर भी एक महिला को ऐसे ही घुमाया गया, क्यों नहीं जाकर वहां पर हाल ले लिया? तब तो ममता दीदी का शासन था। राकेश भाई सुनिए, इसी को सिलेक्टिव होना कहते हैं फराज भाई। और मैं कह रहा हूं आज आप नई लय में हैं। राकेश भाई सुनिए, अरे सुन लीजिए सर जवाब देने दीजिए, सर जवाब तो देने दीजिए। राकेश भाई, ये बातें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को करनी चाहिए थी। कभी कभी एज अ एंकर आप भारतीय जनता पार्टी से भी या प्रधानमंत्री जी से भी सवाल पूछ लिया करिए। देश की जनता ये चाहती है। अरे भाई, मैं तो सिर्फ ये टोका फराज भाई, मैंने सिर्फ इसलिए टोका कि राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए प्रियंका गुप्ता है। आप क्यों राहुल गांधी को डिफेंड करने लगे? तो मैं आपको बीजेपी का आदमी लगने लगा। सुनिए तो सर, सर सुन लीजिए, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने के लिए शुभराष्ट्र और आरपी सिंह हैं। आप मत करिए। नहीं, लेकिन कोई मुद्दे से भाई सुनिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा फराज भाई, लेकिन कोई मुद्दे से भागे तो उसको पकड़कर लाने के लिए मैं हूं यहां पर, और आप मुद्दे से भाग रहे थे। आप कांग्रेस के हिस्से का काम कर रहे थे, इसलिए आपको टोका फराज भाई कि कांग्रेस का हिस्से का काम प्रियंका गुप्ता को छोड़िए, आप अपने हिस्से का काम करिए, चिंता मत करिए। मैं नहीं पूछने वाला था कि अखिलेश यादव रांची क्यों नहीं गए। सुनिए सर सुनिए सर प्लीज। राकेश भाई देखिए, कांग्रेस हमारे अलायंस में है। हम डंके की चोट पर बोलते हैं कि कांग्रेस के हिस्से का जवाब हम देंगे, दे सकते हैं, लेकिन आप भी क्या किसी अलायंस का हिस्सा हैं? चलिए, हिस्सा कितना देंगे सवाल नहीं पूछेंगे। अभी मुझसे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा, फराज भाई सुनिए, क्यों नहीं गए? अभी मेरे प्रोड्यूसर ने कहा, सुनिए, लगता तो यह है कि बीजेपी के इकोसिस्टम। नहीं फराज भाई सुनिए, ठीक है, चलिए अब सुनिए। आपने अच्छी बात कही ना कि उनके हिस्से कभी करेंगे। अब मुझे बताइए उनको हिस्सा कितना देंगे? आज तो अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी वाले अपने साथियों को 120 सीट दे दें, आप दे दीजिए 150 सीट कांग्रेस को। राकेश भाई, ये तो ऐसा बेतुका आप हमको बेतुकी राय दे रहे हैं। हम आपके मैनेजमेंट से बोल रहे हैं कि राकेश भाई की सैलरी 300% से बढ़ा दीजिए। हमारी मानेगा आपका मैनेजमेंट? तो ये राकेश भाई की सैलरी 300% से बढ़नी चाहिए। फराज भाई, तो ये बात आप अपनी पार्टी को समझाइए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाइए। बीजेपी अपने अलायंस को कितनी सीट नहीं देगी वो उधर की बातचीत है। यही तो बात मैं कह रहा हूं। कांग्रेस का हिस्से का काम कांग्रेस को करने दीजिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस का हिस्से का भी जवाब हम ही दे लेंगे। अरे सर हम पॉलिटिकल लोग हैं। हम कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, समाजवादी पार्टी कितनी सीट लेगी, ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठ करके ये तय कर लेंगे। इसमें किसी के कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग जो चाहते थे कि 2024 में ये गठबंधन टूटे, उनकी ये अभी भी अभिलाषा है और आशा है कि 2027 में ये 27 में ये गठबंधन टूट जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। अलायंस उत्तर प्रदेश में मजबूत है। फराज भाई, आज आप रिदम में नहीं है, छोड़ दीजिए। एक साथ चुनाव, आज आप रिदम में नहीं है, छोड़ दीजिए। शुभरास्ता कुछ आप कहना चाह रही थी, फिर मैं आरपी सिंह के पास जा रहा हूं। कांग्रेस के हिस्से का काम करेंगे, अपना जवाब नहीं देंगे। आपने जो आज डिबेट का टॉपिक रखा है उसमें तो मोदी सरकार को डिफेंड करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने पूरे प्रोग्राम में अगर नरेंद्र मोदी जी का एक बार जिक्र भी किया हो तो आप बताइए। सरकार की किसी पॉलिसी पे मैंने कुछ बोला हो तो बताइए। तो फराज जी के साथ समस्या यही है। आप ये कह रहे हैं कि हमें शुभरास्ता जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मत लीजिए ना सर्टिफिकेट। मैं सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसी भी नहीं हूं, लेकिन आप प्रश्न कुछ होगा तो मैं अगर कुछ होगा तो मैं सवाल जरूर बांट रही थी मैडम। मैं ये जानना क्यों नहीं, अभी भी बांटूंगी। आपको नहीं लेना मत लीजिए।
पिछली बार भी आप लोगों को वोट नहीं दिया था, इस बार भी नहीं देंगे। मैडम नहीं, प्रॉब्लम है ना कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस तरीके की हल्की बयानबाजी करके निकल जाएंगे। आप अपनी राय आपको जनता से सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, अपनी राय अपने पास रखिए, चाहिए नहीं, आपको अपने आप में खिचड़ी पकानी है और आपको अपने आप में मुगालता पाल लेना है कि अखिलेश यादव की कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है, और राहुल गांधी जी ताजपोशी करने हमें मुगालता पालने दीजिए। करते रहिए आप लोग ये सब। बीजेपी के इकोसिस्टम की किसी राय की जरूरत नहीं है, प्लीज पीरियड। अपनी राय अपने पास रखिए, जा करके आरएसएस को राय दीजिए, बीजेपी को राय दीजिए, हमें राय मत दीजिए, और ये हमें बदतमीजी जरूरत नहीं है। हर तरीके से बदतमीजी है ये। आप बोल रहे थे, मैं चुप होकर के सुन रही थी, इतना मात्रा रखिए फिर सामने वाले को सुन सकते हैं। बीजेपी के मैं यूपी से आती हूँ, क्या मैं सवाल नहीं उठाऊंगी? जरूरत नहीं है चीनी को लेकर के सबसे ज्यादा कहीं से भी आती हूँ अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे बताइए? सबसे अधिक गन्ने की खेती तो यूपी में होती है। नहीं है, आपसे पूछ के थोड़ी ना बोलेंगे, और ये आपसे पूछ के थोड़ी ना बोलेंगे। आप होती कौन है? आप कौन होती है हमें बताने वाली मैडम? आप कौन होती है भाई? बने फिरते हैं आप लोग। जाइए बीजेपी को राय दीजिए मैडम, जिस इकोसिस्टम से आप आती हैं, हमारी जिस इकोसिस्टम से आप आती हैं, आप उनको राय दीजिए ना। फिर क्यों नहीं है चीनी के प्राइसेस बढ़े? मुद्दा क्यों नहीं है विपक्ष का? क्यों नहीं सड़कों पर है विपक्ष? क्यों नहीं घेराव करा है? बताओ क्यों? क्योंकि जिन गरीबों के घर में एक एक चम्मच चीनी से पूरे दिन का नाश्ता होता है, वो गरीब और ब्लॉक नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। आप चाहती हैं ना और इसीलिए आपको ये मुद्दा नहीं बनाना है। उन गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए 2024 में सूखा साफ उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं आपको बता जाइए, ये गाने आरपी सिंह भी इशारा कर रहे हैं, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा। आरपी सिंह विपक्ष सियासत नहीं करेगा तो क्या? फिर आप लोगों को क्यों ये कहना कि राहुल गांधी कल ड्रामा कर रहे थे, आज छात्रों के बीच जाना दिखावा है, सपा पीडीए का दिखावा कर रही है, क्यों ये बात आ रही है? देखिए, अभी किदवई साहब से एक मूल बात पूछने वाली थी कि वह अगर ब्राह्मणों के साथ थे तो फिर वह अल्पसंख्यकों की बात करते हुए फिर ब्राह्मण की बात करते हैं, फिर घूमते फिरते क्यों हैं जी? ये वो शुरू में कहते हैं ना कि पी मतलब पंडित, डी मतलब कुछ और आ मतलब अगड़ा। वो नहीं कहा उन्होंने कभी भी, क्योंकि उनकी जो वोट बैंक की राजनीति शुरू से, मैंने जो शुरू में कही, मुस्लिम और यादव की थी। उनको लगा कि मुस्लिम और यादव से अब हमारा पकने वाला नहीं है, क्योंकि यादव क्योंकि उनसे सरक चुका है, वह भाजपा के साथ आ गए हैं, और मुस्लिम क्योंकि कांग्रेस उस पर सेंध लगा कर बैठी है। और अगर इतनी ही मोहब्बत थी, ये जो बार बार कहते हैं ना कि 2027 के अंदर जो पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन है उसका आउटकम उसका फ़र्क पड़ेगा, सर ऐसी गलतफहमी कांग्रेस को और शिवसेना को महाराष्ट्र में भी थी। महाराष्ट्र में भी हमको थोड़ी नुकसान हुआ था पार्लियामेंट इलेक्शन में, परंतु हम वापस आए और हमने महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई। यही इसी प्रकार से होने वाला है। और ये भी बीच में उन्होंने कुछ SIR की बात भी करी कहीं पे। अरे भाई, आपकी तो लोग हैं ज़मीन पर, कांग्रेस के तो नहीं है, परंतु आपके तो लोग हैं। अगर आपको अभी भी दिक्कत तो आज अभी कोर्ट चले जाइए SIR को लेकर। हारने के बाद मत रोइएगा, जहाँ अपना हाथ पैर मत मारिएगा नीचे बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह की चीटिंग हो गई। आज मैं कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आपको आज SIR से दिक्कत तो आज कोर्ट जाइए, अभी चुनाव में समय है। बोलिए आरपी सिंह, पूरी करिए अपनी बात। तो मूल बात है कि इनके छटपटाहट दिख रही है, जिस प्रकार से ये अभी शुभ्रास्ता के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इनकी छटपटाहट दिख रही है कि किस प्रकार से इनकी ज़मीन सरक रही है। और अगर इतना ही था तो पिछली अभी जो बाईपोल हुए थे उसमें से 2 सीटें दे देते कांग्रेस को। अगर आपको इतनी मोहब्बत है कांग्रेस से, कांग्रेस वाले भीख का कटोरा लेकर खड़े रहे, कहते रहे 5 सीटें दे दो हमारे को, सिर्फ 5। नहीं हम 5 नहीं देंगे। अच्छा 3 दे दो, 3 भी नहीं देंगे। अच्छा हमारे कैंडिडेट अपनी टिकट से लड़ाओ, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। हमारे कैंडिडेट अपनी टिकट से लड़ा लो। इन्हें कहा ना, आपके भीख के कटोरे में कुछ नहीं डालेंगे। तो ये तो इनके आपस का गठबंधन है, सबको पता है कैसा गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन है, क्योंकि इनको दिखता है कि अगर हमें गठबंधन तोड़ा तो हमारा मुसलमान वो सरक जाएगा। प्रियंका जी, क्या ये बेसब्री है कि आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भाषाई मर्यादा बिगड़ रही है? और आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है इससे। मैं तो यही कहूंगी कि भाषा की गरिमा तो भारतीय जनता पार्टी से क्या ही पूछिएगा। गटर छाप और न जाने बॉडी काउंट, पता नहीं क्या क्या भाषा बोलती इनकी सांसद। तो ये तो भाषा की तो गरिमा की बात ही ना करे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, आरपी सिंह चाहे जो है वंदे मातरम 6 स्टैंजा ना सुना पाए, पर शुभ्रास्ता जी से बोलेगा वो जरूर सुना दे।
इसलिए टिकट तो एक सुब्रास्ता जी का भी बनता है, आरपी सिंह जी को चाहे मिले न मिले, पर जिस तरीके से सुब्रास्ता जी लड़ रही हैं उनको एक टिकट जरूर देना चाहिए। मैं पैरवी करती हूँ, मैं विधायक रहा हूँ और सुनिए, डिपेंड करना भाई आसान काम नहीं है। आज जब पूरी दुनिया ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रही है, एक एक छोटा छोटा जेंजी पूछ रहा है कि भैया मेरे स्कूल में पानी नहीं है, मेरे स्कूल में जो है रोड नहीं है, मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, बल्कि स्कूल में बच्चे भी नहीं है, वो भी किराए के बुला के बिठाए जा रहे हैं। आप बताइए, एक बच्चा कर्नाटक और तेलंगाना और केरला के अंदर क्या स्थिति है, हिमाचल में क्या स्थिति है, बता दीजिए एक बार जरा स्क्रीन पर। इन्होंने सुब्रास्ता का नाम लिया, मार मार के उसको ठीक कर देते हैं, पर कर्नाटक, तेलंगाना, केरला के अंदर क्या स्थिति है, बोल जाइएगा यहाँ से। सुब्रास्ता जी उसको डिफेंड कर रही है, आप बताइए। चलिए अच्छा, शुभरास्ता को 30 सेकंड दीजिए। आ रहा हूं प्रियंका जी, शुभरास्ता, प्रियंका जी और मुझे स्क्रीन पर रखिए। शुभरास्ता कुछ कहना चाह रही है, चूंकि नाम लिया, आज सबको टिकट दे रहा है, सबके हिस्से का काम कर रहा है। मैं इस बात से हतप्रभ हूं कि एक अदना सा सवाल क्या नहीं पूछ लिया मैंने, कि मैं तो हतप्रभ इस बात से हूँ राकेश जी, कि मैंने एक अदना सा क्या सवाल नहीं पूछ लिया विपक्ष से, जो कि न तो कांग्रेस के लिए था और न समाजवादी पार्टी के लिए अलग से था। ये एक यूनाइटेड विपक्ष के समक्ष एक सवाल था। प्रियंका जी सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए। जगह ये तीर लगी है कि मुझे सब टिकट बांट करके दे रहे हैं, आप लड़वा दीजिए चुनाव। हालांकि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं चुनाव लड़ने में, ना राज्यसभा, न लोकसभा, ना एमएलसी, ना मुझे कुछ नहीं करना है ये सब। इतनी ही ज्यादा है ना तो राहुल गांधी क्या पैरवी कीजिए। मैं स्वयं, अरे छोड़िए, सुनिए, अब ये सब बकवास जब आप लोग कर देती है ना नेशनल टीवी पे बैठ करके, आप लोगों का तो कुछ नहीं जानता जाता है, क्योंकि आप लोगों को जनता के सामने जाकर के सिर्फ झूठ बोलना है, वोट मांगना है, वोट मिलेगा तो है नहीं। आपसे मैंने सवाल ये पूछा कि प्लीज, मैं बार कहता हूं जिसकी बारी है वही ज्यादा बोले। राकेश जी प्लीज, चीनी के प्राइसेस बढ़े, तो मैं आपसे आपकी ही बात का, आपने शुभरास्ता का नाम नहीं लिया होता और टिकट बंटवारे की पेशकश नहीं की होती तो मैं नहीं जाता शुभरास्ता के पास, फिर पर्सनल नहीं होना था। शुभरास्ता अपनी बात मैंने सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा कि भाई अगर चीनी के बढ़ते हुए दाम इतना बड़ा मुद्दा अगर बन रहा है तो क्यों राहुल गांधी क्यों बीच में पटपट बोल रही है? प्रियंका जी, अनुशासन नहीं सिखाया गया क्या आपको? आपको अनुशासन परिवार से लेकर के पार्टी कहीं तक नहीं सिखाया गया आपको? राहुल गांधी बोलते हैं कैसे टर्र से बीच में बोल देती है क्या? प्रियंका वाड्रा, सोनिया बोले तो बीच में टर्र से बोल देती है क्या? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, चीनी का प्राइसेस बढ़ा है, विपक्ष के पेट में बहुत विरोध उठ रहा है, क्यों नहीं है सड़क पर इस मुद्दे को लेकर के? क्यों गरीबों की एक कप की सुबह की चाय, सुनिए, चलिए समय सुनिए, इसमें मुझे टिकट सियासत में चीनी कमी नहीं, अभी फिलहाल शो में समय भी कम है। लेकिन एक बात कहते हुए फराज किदवई, एक दर्शक ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फराज किदवई साहब मुद्दा कोई भी हो मणिपुर पहुंच जाते हैं, और बंगाल जब जाते हैं तो बंगाल की महिलाओं पर नहीं बोलते हैं, उनकी पार्टी के अध्यक्ष। तो कई बार इस पर आगे कभी चर्चा हो जाएगी। फिलहाल वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।